मोटी नंद और पतली लंबे बालों वाली बहू। ये कहानी अनुराधा नाम की एक लड़की की है। अनुराधा दिखने में बहुत ही सुंदर और लंबे बालों वाली लड़की थी। उसका पतला और फिट शरीर उसकी खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा देता था और इसी वजह से अनुराधा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की कहलाती थी। इस तरह अनुराधा के कॉलेज में हर कोई चर्चा किया करता था, क्योंकि अनुराधा अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले योगा करती और उसके बाद वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती और वह हमेशा गर्मी हो या सर्दी सिर्फ वह पीने के लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों में अनुराधा की ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है और उसके ग्रेजुएशन खत्म होते ही उसके माता पिता राजीव नाम के एक लड़के के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। और शादी के बाद जब अनुराधा अपने ससुराल में जाती है तो वह देखती है कि उसके ससुराल में उसके पति के साथ उसकी माँ अहिल्या और उसकी बड़ी बहन पायल भी रहती है। लेकिन अनुराधा जहाँ शरीर में बिल्कुल फिट और पतली लड़की थी, वहीं पायल शरीर से बहुत ही मोटी और दिन भर उल्टा सीधा खाने वाली लड़की थी। ऐसे ही एक दिन जब पायल नाश्ते में बहुत सारे पकौड़े खा रही होती है तो उसकी माँ उसे इस तरह खाता देखकर कहती है, अरे पायल बेटा, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, तू ये तली भुने चीजें मत खाया कर, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे ये सब खाने से दिन ब दिन तेरा शरीर गुब्बारे की तरह फूलता ही जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तेरा ये शरीर फूल फूल कर फट जाए। अरे माँ, आप क्यों सुबह सुबह मेरे खाने को लेकर शुरू हो जाती हो? कम से कम मुझे चैन से बैठकर नाश्ता तो करने दिया करो। और वैसे भी मेरा ये घास फूस खाने से पेट नहीं भरता है, आपको पता है ना। उसी समय वहाँ पर अनुराधा सुंदर सी साड़ी पहने अपनी पतली कमर लचकाते हुए आती है और कहती है, अरे दीदी, वैसे माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें खाने से हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है। और नहीं तो क्या, ठीक ही तो कह रही है बहू। अरे जरा अपनी भाभी को ही देख ले, इसने अपने शरीर को कितने अच्छे से फिट रखा है, तभी तो इसका पतला शरीर और इसके लंबे बालों को देखकर मैंने इसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था, और तुम्हारे भाई ने भी। और अगर कल को तुझे लड़के वाले देखने आएंगे तो वो तुझे देखकर क्या सोचेंगे कि घर की बहू इतनी सुंदर और पतली है और उसकी ननद आलू की तरह मोटी है। अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर पायल बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ आराम से बैठकर चॉकलेट खाने लग जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन ससुराल में आकर भी अनुराधा अपना रूटीन बिल्कुल नहीं बदलती है। वह यहाँ भी सुबह जल्दी उठकर रोज योगा और एक्सरसाइज करती है और अपने शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और हमेशा गर्म पानी ही पीती है। और अहिल्या के सारे रिश्तेदार अनुराधा की बहुत तारीफ किया करते थे। सच में अहिल्या, तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी सुंदर और पतली बहू मिली है। अरे तुम्हारी बहू का पतला शरीर और उसके लंबे बाल तो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं, वरना आजकल की लड़कियों को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें तो बस इज्जा पिज्जा खाने से ही मतलब होता है, फिर चाहे उनका पतला शरीर गुब्बारा ही क्यों ना हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह समय गुजरता रहता है। तभी एक दिन उनके घर पर पायल को देखने के लिए एक काला और बदसूरत लड़का अपनी माँ के साथ आता है। जहाँ अनुराधा साड़ी पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही होती है, वहीं पायल साड़ी में और भी ज्यादा मोटी लग रही होती है। उसी समय पायल हाथ में चाय नाश्ता लिए वहाँ पर आती है। तभी लड़के की माँ अनुराधा को ही लड़की समझकर कहती है, अरे बहन जी, आपकी लड़की तो दिखने में बहुत ही सुंदर है, इसलिए हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आप तो बस शादी की तैयारी कीजिए। ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अहिल्या पायल को अपनी होने वाली सास के पैर छूने के लिए कहती है। पायल जैसे ही अपने सास के पैर छूने जाती है,
उसी समय लड़के की माँ अपना पैर पीछे करते हुए कहती है, अरे बेटा, तुम क्यों मेरे पैर को छू रही हो? ये तो मेरी बहू को करना चाहिए ना। लेकिन आंटी जी, मैं ही तो आपकी बहू हूँ। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे हम तुझ जैसी मोटी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। मैंने तो इस पतली लड़की को देखकर रिश्ते के लिए हाँ कहा था। हम तो इसी को ही अपने घर की बहू बनाएंगे। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं आंटी जी? मैं इस घर की बहू हूँ और पायल दीदी इस घर की बेटी है और आप इनकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती हो। अरे अगर हमें पहले पता होता कि आपकी लड़की इतनी मोटी है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। और कहाँ आपकी बहू इतनी पतली दुबली और खूबसूरत है और कहाँ आपकी ये बेटी गुब्बारे की तरह मोटी है। अच्छा अब बस, अगर हमारी दीदी मोटी है तो आपका लड़का कौन सा अक्षय कुमार लग रहा है? वो भी तो काला और बदसूरत है। अगर आपको हमारी दीदी पसंद नहीं है तो हमें भी आपका ये काला लड़का पसंद नहीं है। आप यहाँ से जा सकती हैं। अनुराधा की बात सुनकर लड़के वाले गुस्से से वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनके जाते ही पायल कहती है, माँ अब आप बस करिए मेरे लिए रिश्ते ढूंढना, और आपको बार बार मेरी बेइज्जती करवाकर क्या मिलता है? आपको पता भी है इन सब चीजों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है। पायल की बातें सुनकर अनुराधा को समझ आ जाता है कि पायल के मोटापे का कारण उसकी तकलीफों में ओवरलोड खाना खाना है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलती। और अगले दिन जब ये लोग एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो उस मॉल के शोरूम में पायल को एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पसंद आती है, लेकिन उस ड्रेस में पायल का साइज नहीं होता है। वहीं अनुराधा को अपने साइज का ड्रेस आराम से मिल जाता था। अरे भाभी, आप जरा यहीं रुकिए, मैं ये वाली ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। सुनिए मैडम, आप क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं? आपको तो अच्छे से पता है ये ड्रेस आपको नहीं आएगा। तो भैया आप मुझे इस ड्रेस का बड़ा साइज निकाल कर दे दीजिए ना। लेकिन मैडम हमारे पास इसका बड़ा साइज नहीं है, और वैसे भी आपके साइज का ड्रेस हमारे पूरे शोरूम में नहीं मिलेगा। सेल्समैन की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है। सुनिए भैया, आप इस ड्रेस को अपने पास ही रखिए, पर इसे बेचिएगा नहीं, क्योंकि एक हफ्ते बाद पायल दीदी इस ड्रेस को खरीदने फिर आएंगी और तब ये ड्रेस पायल दीदी को एकदम फिट आएगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। इतना कहकर अनुराधा पायल को लेकर घर वापस आ जाती है और घर आते ही अनुराधा पायल से कहती है, अरे भाभी, आपने उस सेल्समैन को ऐसा क्यों कहा? भला मैं इस ड्रेस में फिट कैसे आ पाऊंगी? दीदी आप बस एक हफ्ते तक मेरी बात मान लीजिए, जैसा मैं कहूँ बस आप वैसा ही करिए। फिर उसके बाद से पायल भी अनुराधा के साथ सुबह जल्दी उठकर योगा और एक्सरसाइज करने लग जाती है। साथ ही साथ पानी को भी गर्म करके पीने लगती है। खाने में भी सिर्फ हेल्दी खाना खाती है। इस तरह धीरे धीरे अपने शरीर में परिवर्तन देखकर पायल बहुत खुश होती है और फिर वह पूरी जी जान लगाकर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करने लगती है। और देखते ही देखते एक हफ्ते बाद मोटी पायल बिल्कुल स्लिम और अपनी भाभी की तरह बिल्कुल फिट दिखने लगती है। और उसे इस तरह देखकर उसकी माँ कहती है, अरे वाह अनुराधा बहू, तुमने मेरी बेटी की पूरी काया ही बदल दी। ऐसे ही एक हफ्ते बाद जब ये दोनों फिर से उसी शोरूम में जाते हैं और पायल वही ड्रेस पहनकर ट्राई रूम से बाहर आती है, उसे उस ड्रेस में देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उस ड्रेस में पायल बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। और उसे इतना खूबसूरत और पतला लगता देख वहाँ के सभी सेल्समैन और उस मॉल का मालिक पायल की खूबसूरती में ही खो जाते हैं। और उसे मॉल का मालिक मनीष मल्होत्रा पायल के पास आता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। पायल भी उसे मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है, जिसके बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी भाभी से कहती है, थैंक यू सो मच भाभी, आपने तो मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। आई एम सो हैप्पी नाउ। सच में ये सब तो आपकी मेहनत का ही नतीजा है मेरी प्यारी ननद जी। इतना बोलकर दोनों ननद भाभी एक दूसरे के गले लग जाती है और कुछ ही दिनों में पायल की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। उस दिन के बाद से
दोनों ननद भाभी अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। जादुई कुएं का रंग बिरंगा 8 लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सावित्री नाम की औरत अपनी बेटी आरती के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीब थी। वे दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से बिता रहे थे। एक दिन सावित्री अपनी बेटी की शादी पक्की कर देती है और वह शादी की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे बहुत से काम पड़े हुए हैं, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे अपनी बेटी आरती के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे और जरूरी सामान भी खरीदना होगा। इतना सोचकर सावित्री खरीदारी करने के लिए गांव के ही नजदीक शहर में चली जाती है। शहर तक जाने का रास्ता जंगल से गुजरता था। जब सावित्री जंगल से गुजर रही थी तो उसे जंगल से एक आवाज आती है। सावित्री उस आवाज को सुनकर आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह देखती है कि एक पिंजरे के अंदर कुछ जानवर कैद हो गए हैं। अरे यह क्या? इन बेजुबान जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। लगता है कोई शिकारी यहाँ पर अपना जाल बिछा कर गया था और ये बेचारे मासूम जानवर इस पिंजरे में फंस गए हैं। मुझे इन्हें बचाना चाहिए। हमें बाहर निकालो, एक शिकारी ने हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया है। वह हमें मारकर खाना चाहता है। उस शिकारी ने हम सभी जानवरों को कैद कर लिया है। वह शिकारी जल्दी ही आता होगा। अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वह शिकारी हमें किसी को बेच देगा या मारकर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। यह सब तो ठीक है, परंतु मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? यह पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है जिसके अंदर उस शिकारी ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। तुम्हें वह चाबी लेकर आनी है और इस पिंजरे को खोलना है। यह सुनने के बाद सावित्री उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सावित्री को वो गुफा दिखाई देता है। अरे लगता है यह वही गुफा है जो मुझे उस जानवर ने बताई है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सावित्री उस गुफा के अंदर जाने लगती है और वहाँ जाकर सावित्री उस चाबी को ढूंढने लगती है। तभी सावित्री चाबी उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसकी नजर बहुत ही ज्यादा कीमती खजानों के ऊपर जाती है। वहाँ पर बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे, परंतु सावित्री लालच में ना आकर केवल चाबी उठा लेती है और वह वापस से पिंजरे के पास जाती है। उसके बाद वह पिंजरा खोल देती है और फिर सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। पिंजरे से बाहर निकलकर जानवर अपना रूप बदल लेते हैं और वह 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। अरे आप तो परियां हैं, मैंने आपको आजाद कर दिया। अब आप खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ सावित्री, तुमने हमारी जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु भी हो, इसलिए हम तुम्हें बदले में कुछ देना चाहते हैं। तुमने हम 8 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम्हें इन 8 जादुई लहंगों को गांव वालों की नजरों से बचाकर रखना होगा। अगर किसी को इस लहंगे के बारे में पता चल गया तो इस लहंगे का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन परी जी, मैं इन 8 लहंगों को भला कहाँ पर रखूंगी? सावित्री, तुम्हें लहंगे को छुपा कर रखना होगा। तुम्हारे घर के बाहर जो बहुत पुराना कुआं है, उस कुएं के अंदर तुम ये 8 लहंगों को डाल देना और तुम्हें जब भी किसी मदद की आवश्यकता होगी तो तुम कुएं में आवाज देना। यह लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद परी सावित्री को 8 लहंगे दे देती है। सावित्री उन सारे लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सावित्री ये सारी बातें अपनी बेटी को बताती है। उसके बाद सावित्री उन सारे लहंगे को परी के बताए अनुसार पास के ही कुएं में डाल देती है। अब इन लहंगों को कोई खतरा नहीं है, किसी को इन लहंगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह वे 8 लहंगे उस कुएं के अंदर सुरक्षित हो जाते हैं
और दूसरी तरफ सावित्री अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन एक दिन बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है जिसमें सावित्री की झोपड़ी टूट जाती है और दोनों माँ बेटी घर से बेघर हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगी? अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी? अपने घर को टूटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत ही दुख होता है और दोनों रोने लगती है। रोते रोते सावित्री के मन में ख्याल आता है कि उस परी के दिए हुए जादुई लहंगे से उसे इस समय मदद मांगनी होगी, क्योंकि उसे मदद की बहुत ही आवश्यकता होती है। सावित्री उस कुएं के पास जाती है और उस लहंगे से अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद लहंगे से आवाज आती है, सावित्री, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है ना? हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं, ये लो पैसे। लहंगे के इतना बोलते ही एक लहंगा कुएं से ऊपर आकर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देता है और सावित्री उन पैसों को लेकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसा चमत्कार सावित्री और उसकी बेटी ने आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद वह लहंगा फिर से कुएं के अंदर चला जाता है। अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए। अब हम इन पैसों से अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें जल्दी से एक नया घर खरीद लेनी चाहिए। उसके बाद सावित्री उन पैसों से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने की बात सावित्री की देवरानी को जब पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे, कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इन्होंने रहने के लिए इतना बड़ा घर खरीद लिया। मुझे तो पता लगाना ही होगा कि आखिर सावित्री रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई। कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था और आज ये लोग लोगों में पैसे बांट रहे हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से सावित्री की देवरानी सावित्री के ऊपर नजर रखने लगती है। सावित्री जहाँ भी जाती उसकी देवरानी चुपके चुपके उसका पीछा करती है। एक दिन सावित्री कुएं के पास जाती है और कुएं से कहती है, हे जादुई कुआं, मैं गरीब लोगों की दुखों को दूर करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी मदद की है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी तरह बाकी के और भी गरीब लोगों की मदद कर सकूं। इसलिए आप मुझे कुछ और पैसे दे दें ताकि मैं और गरीब लोगों की जरूरत को पूरा कर सकूं। सावित्री के ऐसा कहते ही कुएं से सारे जादुई लहंगे बाहर आ जाते हैं और वे सारे लहंगे मिलकर सावित्री को बहुत सारे पैसे देते हैं। तुम लहंगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों की मदद से और भी जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। इसके बाद वे सारे लहंगे वापस से कुएं के अंदर चले जाते हैं। सावित्री की देवरानी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। सावित्री इस तरह रातों रात अमीर हो गई है। इस कुएं का लहंगा इस सावित्री को पैसे देती है। मुझे किसी भी तरह इस कुएं से इस जादुई लहंगे को निकालना होगा। उसके बाद मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद सावित्री की देवरानी रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वो दबे पांव सावित्री के घर के पास पहुंच जाती है और कुएं के अंदर सीढ़ियों की सहायता से पहुंच जाती है। ये लालची औरत हमें यहाँ से लेने आई है, हमें इसे सबक सिखाना ही चाहिए। इसके बाद वे सारे लहंगे आपस में बिजली प्रकट करती है और सारे बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देती है। हाय राम, मर गई रे, मर गई। कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई है जो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी, बचाओ बचाओ। बिजली के काफी सारे झटके खाने के बाद वो औरत कुएं से बाहर निकलती है और दुम दबाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके बाद सावित्री की देवरानी उस लहंगे को चुराने के बारे में फिर कभी सोचती तक नहीं है। इधर सावित्री उस जादुई लहंगों की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।